हेलो एवरीवन, दिस इज सना परवीन हियर। ये जो वीडियो रहने वाला है, ये वीडियो लास्ट वीडियो रहेगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन के लिए। हम अभी सीरीज में असर्शन रीजन हमने सॉल्व नहीं किया है। अगर आपको असर्शन रीजन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि दैट आई शुड आल्सो मेक असर्शन रीजन वीडियोस। बाय द वे, दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट वीडियो फ्रॉम द सीरीज ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसमें हम बाकी के जितने भी पास्ट 33 इयर्स के जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उसको आज हम टारगेट करने की कोशिश करेंगे। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि आगे हम ऐसे ही सेम तरीके से बाकी भी चैप्टर्स के क्वेश्चन सीरीज के ऊपर वीडियोस लेके आने वाले हैं। सो लेट अस गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज कैपेसिटेशन रेफर्स टू द चेंजेस इन द। जो कैपेसिटेशन का प्रोसेस है, इसका क्या मतलब होता है? ये किस चीज को रेफर करता है, किस चीज के अंदर चेंजेस को रेफर करता है? ऑप्शन ए है ओवम आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन बी है स्पर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन सी है स्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन एंड ऑप्शन डी है ओवम बिफोर फर्टिलाइजेशन। आंसर देख लेते हैं। आंसर यहाँ पे जो सही है दैट इज ऑप्शन सी, स्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन। एक और बात, ये जो वीडियोस है ये आपके असेसमेंट के लिए है, ताकि अपने आप को आप असेस कर सके कि आपके कितने क्वेश्चन सही आ रहे हैं और कितने क्वेश्चन गलत आ रहे हैं, सो दैट यू गेट एन आइडिया कि आपकी नीट प्रिपरेशन किस तरीके से चल रही है। आंसर हो जाएगा कैपेसिटेशन रेफर्स टू द चेंजेस इन द स्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन। एक्चुअली में क्या होता है ना कि जो स्पर्म होता है ये स्पर्म फॉर एग्जाम्पल मूव कर रहा है, धीरे धीरे मूव कर रहा है, ठीक है। लेकिन जब इसको ओवम को फर्टिलाइज करवाना होता है, ओवम के साथ इसको फर्टिलाइज कराना है, तो इसके अंदर कुछ कुछ चेंजेस आने बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं सारे चेंजेस यहाँ पे मेंशन नहीं कर रही हूँ। एक जो इम्पोर्टेंट चेंज है दैट इज द मूवमेंट ऑफ द स्पर्म चेंजेस आफ्टर कैपेसिटेशन प्रोसेस। ओके, मूवमेंट क्या होगा? पहले मूवमेंट स्लो हो रहा था, अब मूवमेंट क्या हो गया इसका? फास्ट हो गया, ताकि ये जाके जल्दी से ओवम को फर्टिलाइज करवा सके। तो कैपेसिटेशन का मतलब कुछ भी नहीं है। कैपेसिटेशन इज अ सिंपल प्रोसेस कि जहां पे स्पर्म के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, स्पर्म के अंदर चेंजेस आ रहे हैं। और ये जो चेंजेस आ रहे हैं ये किस तरीके से आ रहे हैं, या ये कब आ रहे हैं? ये स्पर्म ओवम को फर्टिलाइज करवाने से पहले, अभी फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं है, अब यहाँ पे जाके फर्टिलाइजेशन होगा इन दोनों के बीच में। ओके, तो स्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन। ऑल्सो एक और जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कैपेसिटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो क्वेश्चन ये है कि जो ये कैपेसिटेशन का प्रोसेस है ये कहाँ पे होता है? ये होता है यूट्रस के अंदर। ये होता है फीमेल के यूटरस के अंदर, ये कैपेसिटेशन का प्रोसेस होता है, करना पड़ेगा। जानकारी चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं, जहां से आपको ये सारी पीपीटीज मिलेंगी। चैनल का नाम है सनाज बायोकेमिस्ट्री। वहां पे एक लिंक ट्री का लिंक होगा, वहीं पे मैंने सारी पीपीटीज को अपलोड किया हुआ है। Anyways, moving on to the next question. In our society, women are blamed for producing female children. चूज द करेक्ट आंसर फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस। इसमें ये बोला गया कि हम ऐसा देखते हैं कि जो हमारी सोसाइटी है इसमें वुमेन के ऊपर ब्लेम डाल दिया जाता है अगर लड़की पैदा होती है तो जो सेक्स डिटर्मिनेशन का प्रोसेस है इंसानों के अंदर, इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट अप्रोप्रिएट है, कौन सा आंसर यहाँ पे सही है? ऑप्शन ए है ड्यू टू सम डिफेक्ट लाइक एस्पर्मिया इन मैन, ऑप्शन बी ड्यू टू जेनेटिक मेकअप ऑफ द पर्टिकुलर स्पर्म विच फर्टिलाइजेस द एग। मतलब जो यहाँ पे जो सेक्स डिटर्मिनेशन है कि लड़का पैदा होगा या लड़की पैदा होगी, उसके लिए उसके बारे में कौन से स्टेटमेंट्स यहाँ पे सही है? ऑप्शन सी है ड्यू टू द जेनेटिक मेकअप ऑफ द एग एंड ऑप्शन डी है ड्यू टू सम डिफेक्ट इन द वुमेन। तो आंसर जो हम अगर देखेंगे तो आंसर जो सही रहने वाला है दैट इज ऑप्शन बी, ड्यू टू द जेनेटिक मेकअप ऑफ द पर्टिकुलर स्पर्म विच फर्टिलाइजेस द एग। क्योंकि अगर हम मेल्स में देखें, फॉर एग्जांपल ये मेल पार्टनर है,
ये मेल पार्टनर दो टाइप के स्पर्म्स बनाता है। एक जो टाइप का स्पर्म है वो एक्स है, दूसरे टाइप का स्पर्म होगा वो वाई होगा। लेकिन अगर हम फीमेल्स के केस में बात करें तो जो फीमेल पेरेंट है, ये फीमेल पेरेंट क्या करेगी, ये एक ही टाइप का एग बनाएगी जिसका जेनेटिक कॉम्पोजिशन क्या होगा, एक्स होगा। अगर एक्स और एक्स जाके कंबाइन हो जाता है तो पैदा होगी एक गर्ल, बेबी गर्ल पैदा होगी। अगर वाई जाके एक्स से कंबाइन हो जाता है तो पैदा होगा बेबी बॉय। तो ये टोटली किसके ऊपर डिपेंड है, ये डिपेंड करता है जो मेल है, मेल का जो स्पर्म कंपोजिशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है। मेल ऐसा बोला जाता है 50% एक्स स्पर्म्स बनाता है और 50% वाई स्पर्म्स बनाता है। आंसर क्या हो जाएगा, ड्यू टू द जेनेटिक मेकअप, जो स्पर्म था वो एक्स था या जो स्पर्म था वो वाई था ऑफ द पर्टिकुलर स्पर्म विच फर्टिलाइजेस द एग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Identify the human developmental stage shown as well as the related right place of its occurrence in the normal pregnant women and select the right option for the two together। तो ये जो हमको यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिया गया है, इस स्ट्रक्चर को हमको पहचानना है कि ये कौन सा डेवलपमेंटल स्टेज है और ये स्ट्रक्चर फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कहाँ पाया जाएगा। हम ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए है द स्ट्रक्चर गिवन इज लेट मोर्यूला, जो कि पाया जाता है मिडिल पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब में। ऑप्शन बी इज दिस डेवलपमेंटल स्टेज इज ब्लास्टुला, जो फेलोपियन ट्यूब के एंड में पाया जाता है। ऑप्शन सी है द डेवलपमेंटल स्टेज इज ब्लास्टोसिस्ट, जो यूट्राइन वॉल में पाया जाता है। एंड ऑप्शन डी इज 8 सेल्ड मोर्यूला, जो कि स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब में पाया जाता है। आप वीडियो को पॉज करके आंसर करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर हम देखेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर होता है ब्लास्टोसिस्ट। ये स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर रहा है, जहां पे हम देख सकते हैं कि जो बाहरी लेयर है उसको हम ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं और जो अंदर वाला पार्ट आपको नजर आ रहा है, अंदर वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं इनर सेल मास। इनर सेल मास जो स्ट्रक्चर गिवन है दैट इज एक्चुअली ब्लास्टोसिस्ट का स्ट्रक्चर है। और ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ये जाके अपने आप को यूटेराइन वॉल के अंदर फिक्स कर लेता है। तो अगर मैं यहाँ पे यूट्रस ड्रॉ करूँ, ये हो गया यूट्रस। यूट्रस के अंदर एक लाइन होती है जिसको हम बोलते हैं एंडोमीट्रियम लाइनिंग। दिस इज एंडोमीट्रियम लाइनिंग। जो ब्लास्टोसिस्ट होता है वो यहाँ पे आके यूट्राइन वॉल के अंदर अपने आप को इम्प्लांट कर लेता है। तब हम बोलेंगे कि जो फीमेल है वो क्या हो गई है, प्रेग्नेंट हो गई है। ओके, सो आंसर हो जाएगा ब्लास्टोसिस्ट एंड यूट्राइन वॉल। Next question, what happens during fertilization in humans after many sperms reach close to the ovum? What will happen during fertilization in humans after many sperms reaches close to the ovum? अगर हम humans के केस में देखें, मतलब क्योंकि क्वेश्चन ह्यूमंस के ऊपर है तो उसी कॉन्टेक्स्ट में मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। एग होगा, ओवम होगा हमारा, और इसको जो फर्टिलाइज आके करता है वो एक ही स्पर्म होता है, एक ही स्पर्म होता है। जो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट विल हैपन इफ मेनी स्पर्म्स विल कम and surround the egg, what will happen during fertilization in humans after many sperms reach close to the ovum? Option A है secretion of acrosome helps one sperm enter cytoplasm of ovum through zona pellucida. Option B है all sperms except that one nearest to the ovum lose their tail. Option C है cells of corona radiator trap all the sperm except one. ऑप्शन डी है ओनली 2 स्पर्म्स नियरेस्ट दी ओवम पेनिट्रेट जोना पेल्यूसिडा। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो जैसे मैंने आपको बताया है कि ये जो एग है, ये मतलब एग के ना सराउंडिंग में एक लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं जेडपी लेयर और जोना पेल्यूसिडा। जोना पेल्यूसिडा इसको हम बोलते हैं। ये जोना पेल्यूसिडा के कांटेक्ट में जब हमारा जो फर्स्ट स्पर्म आके टच करता है, ये स्पर्म के हेड में जो एक्रोसोम प्रेजेंट है, स्पर्म के हेड में जो एक्रोसोम प्रेजेंट है, ये एक्रोसोम की रिएक्शन हो जाती है और स्पर्म लाइसेंस रिलीज हो जाते हैं।
स्पर्म लाइसेंस रिलीज हो जाते हैं। एक्चुअली अगर हम देखेंगे तो एग एंड स्पर्म के मिलने से ये जो जोना पेल्यूसिडा की लेयर है ये एकदम हार्ड हो जाती है और ये बाकी के स्पर्म्स को एंट्री नहीं देता है, क्योंकि हमको एक ही स्पर्म चाहिए था। आफ्टर मीटिंग ऑफ द एग एंड द स्पर्म ये लेयर क्या हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी, ताकि जो बाकी के स्पर्म्स है ये यहाँ पे आके हमारे एग से फर्टिलाइज नहीं कर पाते हैं। ऑप्शन ए क्या है, सिक्रीशन ऑफ एक्रोसोम हेल्प्स वन स्पर्म एंटर द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम थ्रू जोना पेल्यूसिडा, विच इज एक्चुअली द करेक्ट आंसर। अगर हम देखेंगे ऑप्शन बी ऑल स्पर्म्स तो मतलब केस ही नहीं है ना, सारे स्पर्म्स की तो हम बात ही नहीं करते हैं। सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा ऑल स्पर्म्स की वापस से हम बात नहीं कर रहे, हम सिंगल स्पर्म के बारे में बात करते हैं। ओनली टू स्पर्म के बारे में हम बात नहीं करते, हम सिंगल स्पर्म के बारे में ही बात करते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। Next question, the second maturation division of the mammalian ovum occurs, option A shortly after ovulation before the ovum makes entry into the fallopian tube. Second maturation division mammalian ovum में कब होगा? Option A, option B until after the ovum has been penetrated by the sperm. Option C until the nucleus of the sperm has fused with that of the ovum. And option D in the Graafian follicle following the first maturation division. ओके तो जो हमारा सवाल गिवन है वो ये है कि जब एग रिलीज होता है तब ये सेकेंडरी oocyte के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। सेकेंडरी oocyte को जब स्पर्म के साथ इसकी मीटिंग होती है, जब स्पर्म आके एग को टच करता है तब क्या हो जाएगा, तब इस ओवम का मियोसिस 2 कंप्लीट होता है, मियोसिस 2 कंप्लीट होता है और अब रिलीज होती है सेकेंड पोलर बॉडी, अब रिलीज हो जाएगी सेकेंड पोलर बॉडी। ओके, मियोसिस 2 कंप्लीट कब होगा, जब स्पर्म आके टच करेगा, जब स्पर्म का कांटेक्ट होगा हमारे ओवम के साथ में, तभी इसका मियोसिस 2 कंप्लीट होता है और सेकेंड पोलर बॉडी रिलीज होती है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड मैचुरेशन डिविजन ऑफ द मैमालियन ओवम अकर्स, कब ये डिवीजन होगा, until after the ovum has penetrated by the sperm, जब तक स्पर्म आके उसे कांटेक्ट नहीं करता है। तो ऑप्शन ए क्या है, आफ्टर ओव्यूलेशन, नहीं ओव्यूलेशन के बाद नहीं होता है, स्पर्म की मीटिंग के बाद होता है। until the nucleus of the sperm has fused with that of the ovum, नहीं, फर्टिलाइजेशन अभी तक हुआ नहीं है, मतलब जब ये जस्ट कांटेक्ट में आया है ना, अभी फर्टिलाइजेशन कहाँ पे हुआ है, तो फर्टिलाइजेशन अब होगा, आगे चल के फर्टिलाइजेशन होगा, लेकिन अभी तक इस केस में फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, सिर्फ कांटेक्ट हुआ है, तो हम फर्टिलाइजेशन के बारे में बात नहीं कर सकते हैं। इन द ग्राफियन फॉलिकल का तो सवाल ही नहीं आता है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, जब तक उसको स्पर्म आके कांटेक्ट उससे नहीं करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement about morula in humans is correct? Let me just see if it is recording. Yes, it is. Okay. Which of the following statement about morula in humans is correct? Morula एक structure होता है, एक developmental structure होता है, इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? It has almost equal quantity of cytoplasm as an uncleaved zygote, much more than DNA. Option B, it has far more cytoplasm as well as less DNA than in an uncleaved zygote. Option C, it has more or less equal quantity of cytoplasm and DNA as in uncleaved zygote. Option D, it has more cytoplasm and more DNA than an uncleaved zygote. आप इस वीडियो को पॉज करके आप आंसर को एनालाइज करने की कोशिश कर सकते हैं। ऑल्सो आई वॉन्टेड टू टेल यू कि अगर आपको एनसीईआरटी लाइन बाय हार्ट करनी है, एनसीईआरटी लाइन बाय हार्ट करनी है, तो हर एनसीईआरटी के हर लाइन पे एनसीईआरटी के हमारे पास ऑलरेडी वीडियोस अवेलेबल है चैनल के ऊपर, आप जाके उनको देख सकते हैं और अपना परफॉर्मेंस, अपना जो प्रिपरेशन है उसको एनालाइज कर सकते हैं। ओके, एनीवेज लेट अस लुक एट द आंसर। तो अगर हम देखेंगे तो मोरियोला के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन ए सही है, इट हैज ऑलमोस्ट इक्वल क्वांटिटी ऑफ साइटोप्लाज्म एज एन अनक्लीव्ड ज़ाइगोट मच मोर डीएनए। अगर हम देखेंगे तो इसमें ये बोला है कि ज़ाइगोट में जितना साइटोप्लाज्म होता है
I am not exploring the other options because the video will get lengthy. जाइगोट के अंदर जितना साइटोप्लाज्म होता है, आप मुझे कमेंट में अगर आपको कोई क्वेश्चन इन डिटेल वीडियो अगर आपको चाहिए तो हम इंडिविजुअल क्वेश्चन के ऊपर भी वीडियो बना सकते हैं, प्रोवाइडेड यू टेल मी योर रिक्वायरमेंट। तो इसमें मतलब वी आर टेकिंग ऑल द क्वेश्चंस टुगेदर, तो एक क्वेश्चन के ऊपर हम 5-10 मिनट स्पेंड नहीं कर सकते हैं। तो लेट अस जस्ट क्विकली लुक एट द ऑप्शन जाइगोट एंड साइटोप्लाज्म। अगर हम देखेंगे तो जितना साइटोप्लाज्म जाइगोट के अंदर है उतना ही साइटोप्लाज्म मोरियूला के अंदर भी पाया जाता है, सेम अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म। लेकिन मोरियूला में जितना डीएनए प्रेजेंट है, मोरियूला में जितना डीएनए प्रेजेंट है उतना डीएनए जाइगोट में प्रेजेंट नहीं था। जाइगोट में कम डीएनए प्रेजेंट था, मोरियूला में डीएनए ज्यादा प्रेजेंट है। इट हैज ऑलमोस्ट इक्वल क्वांटिटी ऑफ साइटोप्लाज्म एज एन अनक्लीव्ड जाइगोट बट मच मोर अमाउंट ऑफ डीएनए, सो दैट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, in human female the blastocyst, option A forms placenta even after implantation, option B gets implanted into uterus 3 days after ovulation, option C gets nutrition from uterine endometrial secretion only after implantation, option D gets implanted in endometrium by the trophoblast cells। blastocyst के बारे में सवाल है, ऐसा हमने क्वेश्चन ऑलरेडी भी किया हुआ है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ब्लास्टोसिस्ट के बारे में। सबसे पहला ब्लास्टोसिस्ट कैसे दिखाई देता है, ये स्ट्रक्चर हो जाएगा, ये स्ट्रक्चर हो जाएगा। और यहाँ पे जो बाहर वाले सेल्स हैं इनको हम बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट अंदर भी कुछ सेल्स पाए जाते हैं जिसको हम बोलते हैं इनर सेल मास। इनर सेल मास जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, ये स्ट्रक्चर मैंने ब्लास्टोसिस्ट का बनाया है, ये स्ट्रक्चर मैंने ब्लास्टोसिस्ट का बनाया है। और ये जो ब्लास्टोसिस्ट का स्ट्रक्चर है ये जाके एंडोमेट्रियम लाइनिंग यूट्रस के, ये दिस व्हाट आई हैव ड्रॉन इज द यूट्रस, यूट्रस के एंडोमेट्रियम लाइनिंग में जाके ये ब्लास्टोसिस्ट यहाँ पे इम्प्लांट हो जाता है। ओके, ये जो स्ट्रक्चर है ये यहाँ पे जाके इम्प्लांट हो जाएगा। इसको हम बोलेंगे यूटराइन वॉल। यूटराइन वॉल आंसर क्या है, गेट्स इम्प्लांटेड इनटू द एंडोमेट्रियम। और ये जो यूटराइन वॉल है इसका नाम क्या है, एंडोमेट्रियम। ओके, और क्या अटैच होता है, ट्रोफोब्लास्ट सेल्स। ऑब्वियसली जब अगर इसको मैं बड़ा सा करके बनाऊं, इस तरीके से ये इम्प्लांट हुआ है तो यूट्राइन वॉल के कांटेक्ट में कौन से सेल्स आ रहे हैं, बाहर वाले सेल्स आ रहे हैं। बाहर वाले सेल्स का नाम क्या है, ट्रोफोब्लास्ट है। और अंदर वाले सेल्स का नाम क्या, इनर सेल में। सब डेफिनेटली मतलब आई मीन इट इज सो ऑब्वियस कि वो अंदर प्रेजेंट है तो डेफिनेटली वो एंडोमेट्रियम के कांटेक्ट में नहीं आएंगे। तो कौन से सेल्स कांटेक्ट में आ रहे हैं, ट्रोफोब्लास्ट सेल्स, बाहर वाले सेल्स कांटेक्ट में आएंगे। ऑप्शन डी विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a change in the amount of yolk and its distribution in the egg will affect. A change in the amount of yolk and its distribution in the egg will affect. अगर कोई एग है इसमें योक प्रेजेंट है तो जो ये योक होता है ना, ये एग के डिवीजन को अफेक्ट करता है कि ये डिवीजन एग का किस तरीके से होगा। डिवीजन का क्या मतलब है, ये डिवाइड होगा ना, अगर मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म है तो इसको डिवाइड होना पड़ेगा। ओके, सो द चेंज इन द अमाउंट ऑफ योक एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन इन द एग विल अफेक्ट द पैटर्न ऑफ क्लीवेज। किस तरीके से क्लीवेज होगा, कितना क्लीवेज होगा। ओके, क्लीवेज का मतलब है डिवीजन प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रे क्रिसेंट इज द एरिया। जो ग्रे क्रिसेंट एरिया होता है वो एक्चुअल में क्या होता है, तो अगर हम एग को देखें तो एग के एक साइड में होता है एनिमल पोल और दूसरे साइड में होता है वेजिटल पोल। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम एग के बारे में बात कर रहे हैं। एक जगह पे है एनिमल पोल और दूसरी जगह पे है वेजिटल पोल। ओके, जो हम रीसेंट एनसीईआरटी देखेंगे उसमें ये मेंशन नहीं किया हुआ है, ये क्योंकि हम पास्ट 33 इयर्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो मेंशन होता है इसके बारे में ये थोड़ा सा
ये थोड़ा सा बाद में मेंशन होता है। ओके, मतलब ये पहले वाले कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आ जाते हैं जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं हो सकती है। ओके, ठीक है। तो एनिमल पोल है और वेजिटल पोल है। फाइन। ये जो एनिमल पोल और वेजिटल पोल है ये क्या डिसाइड करता है? ये पोलैरिटी ऑफ द एग डिसाइड करता है। पोलैरिटी ऑफ एग डिसाइड करता है। ओके, जब स्पर्म आके इसको फर्टिलाइज करेगा, जब स्पर्म आके इसको फर्टिलाइज करेगा तो क्या होगा कि मतलब अगर हम देखेंगे तो ये यहाँ का एनिमल पोल का कॉम्पोजिशन अलग होगा, वेजिटल पोल का कॉम्पोजिशन अलग होगा। ओके, तो जब ये स्पर्म आके यहाँ पे फर्टिलाइजेशन करवाता है तो एक स्ट्रक्चर यहाँ पे बन जाता है, डार्क कलर का स्ट्रक्चर बन जाएगा, एक डार्क कलर का स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसको हम बोलते हैं ग्रे क्रिसेंट। एक्चुअली क्रिसेंट शेप का होता है इस तरीके से। आई एम नॉट ड्रॉइंग इट प्रॉपरली। इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बन जाएगा क्रिसेंट टाइप, जैसे मून होता है ना, ये मून क्रिसेंट शेप, इस तरीके का एक स्ट्रक्चर यहाँ पे बन जाएगा। इसी को हम बोलते हैं ग्रे क्रिसेंट एरिया, ग्रे क्रिसेंट एरिया। ओके, तो जो हमारा सवाल है वो क्या है? ग्रे क्रिसेंट इज द एरिया। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा जस्ट ऑपोजिट टू द साइट ऑफ एंट्री ऑफ द स्पर्म इनटू द ओवम। जो ग्रे क्रिसेंट बना है ये कहाँ पे बना है? स्पर्म एंट्री के ऑपोजिट साइड में बना है ना, सामने बना है। यस और नो? तो जस्ट ऑपोजिट टू द साइट ऑफ एंट्री ऑफ द स्पर्म इनटू द ओवम। जैसे कि स्पर्म यहाँ से एंट्री कर रहा है, ये एग हो गया, ये एग हो गया। ओके, तो जो ग्रे क्रिसेंट एरिया बन रहा है, ये वाला एरिया जो बन रहा है, ये कहाँ पे बन रहा है? ये बन रहा है स्पर्म के एंट्री के ऑपोजिट साइड में। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ट्रू फॉर क्लीवेज? क्लीवेज के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शंस गिवन, ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए साइज ऑफ द एम्ब्रियो इंक्रीजेस, साइज ऑफ द सेल डिक्रीजेस, साइज ऑफ द सेल इंक्रीजेस, साइज ऑफ एम्ब्रियो डिक्रीजेस। तो अगर हम देखेंगे ये जाइगोट हो गया, फॉर एग्जाम्पल ये जाइगोट हो गया। क्लीवेज का मतलब क्या होता है? ये डिविजन यहाँ पे हो जाता है इस तरीके से, ये डिविजन यहाँ पे हो जाएगा। ओके, तो अगर हम देखेंगे तो जो सेल्स का साइज है, आप देख सकते हैं सेल का साइज क्या हो जाएगा? छोटा 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 हो जाएगा। ओके, क्योंकि डिविजन क्या हो रहा है? डिविजन हो रहा है, क्लीवेज हो रहा है, तो एग का साइज क्या होता चला जाएगा? छोटा छोटा होता जाएगा। तो साइज ऑफ द सेल विल डिक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लास्टोपोर इज द पोर ऑफ। ब्लास्टोपोर किसका पोर कहलाया जाता है? ब्लास्टोपोर किसका पोर है? ब्लास्टोपोर किसका पोर है? ओके, सो लेट अस सी नाउ हियर। इसके बारे में भी, क्योंकि ये थोड़ा आउट ऑफ एनसीईआरटी कुछ ये डेटा है, तो आई विल एक्सप्लेन यू दिस। व्हाट हैपेंस इज, देखिए अगर हम देखेंगे तो पहले जाइगोट होता है। ओके, उसके डेवलपमेंटल स्टेज होते हैं। तो एक डेवलपमेंटल स्टेज के ऊपर जब हम आएंगे, जाइगोट के बाद बहुत सारे डेवलपमेंटल स्टेज होते हैं। तो एक डेवलपमेंटल स्टेज इस तरीके से आता है कि कुछ अरेंजमेंट इस तरीके से हो जाएगा सेल्स का, सेल्स का अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से हो जाता है। यहाँ पे सब सेल्स प्रेजेंट है। ब्लास्टुलेशन, गैस्ट्रुलेशन, सारे सीक्वेंसेस होता है डेवलपमेंटल स्टेज में। तो इस तरीके से यहाँ पे ये सारे सेल्स का अरेंजमेंट हो जाता है। ओके फाइन। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं आर्केंटेरॉन। आर्केंटेरॉन। ओके, ये जो आर्केंटेरॉन है ये आगे जाके ना गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट बनाता है। ओके, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट बनाता है। जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है उसका ये फॉर्मेशन हो जाता है, क्योंकि खाली होता है ना एलिमेंट्री कैनाल, एक मतलब एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है। तो ये जो खाली स्ट्रक्चर है इसको हम आर्केंटेरॉन बोलते हैं। और ये जो आर्केंटेरॉन का ये ओपनिंग है, ये जो यहाँ से खुल रहा है ओपनिंग है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं ब्लास्टोपोर। इसको हम बोलते हैं ब्लास्टोपोर। ओके, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ब्लास्टोपोर इज द ओपनिंग ऑफ आर्केंटेरॉन। फाइन। ओके, वी आर नॉट गोइंग इनटू डिटेल because that is not required for you. Next question,
फर्टिलाइजन इज द केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय, फर्टिलाइजन एक केमिकल सब्सटेंस है, ये कौन प्रोड्यूस करता है? अच्छा, जो हम ये बात कर रहे थे ना, ये जो पिछला वाला, हाँ, ये जो हम बात कर रहे थे, ये स्ट्रक्चर मैंने क्या बनाया था? ये स्ट्रक्चर मैंने गैस्ट्रूला बनाया था। क्या बनाया था? गैस्ट्रूला। गैस्ट्रूला से पहले क्या आता है? ब्लास्टूला आता है। ब्लास्टूला में कैसे अरेंजमेंट था? बाहर के कुछ ट्रोफोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट थे और अंदर के कुछ इनर सेल मास प्रेजेंट थे। ओके, तो आफ्टर ब्लास्टूला द कॉन्सेप्ट दैट इज गोइंग टू कम इज गैस्ट्रूला। गैस्ट्रूलेशन के प्रोसेस में आपको आर्केंटेरॉन दिखाई देगा। तो अगर हम इस स्ट्रक्चर को आर्केंटेरॉन बोल रहे हैं, आर्केंटेरॉन बोल रहे हैं, तो ये जो ओपनिंग है इसकी, इसको हम ब्लास्टोपोर बोलेंगे, इसको हम ब्लास्टोपोर बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। उप्स, fertilizer is the chemical substance produced from polar bodies, middle piece of the sperm, mature eggs or acrosome. Let us see this. अगर ये पूरा, फॉर एग्जाम्पल ये यूट्रस है, ये यूट्रस है, यहाँ पे ये फिलोपियन ट्यूब है, यहाँ पे फिलोपियन ट्यूब है, एग फॉर एग्जाम्पल यहाँ बैठा हुआ है। आपको पता है ना कि ऑल्टरनेट ओवरी से एग रिलीज होता है, यहाँ से भी एग रिलीज हो सकता है, यहाँ से भी एग रिलीज हो सकता है। ओके, तो एग यहाँ पे प्रेजेंट है। अब जो स्पर्म आया है, स्पर्म तो कंफ्यूज्ड है कि मुझे कहाँ जाना है, मुझे इस डायरेक्शन में जाना है कि इस डायरेक्शन में जाना है। तो उसको जो डायरेक्शन बताने वाला है ना, वो कौन बताता है? वो एग बताता है। एग एक सब्सटेंस रिलीज करता है जिसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजन, जिसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजन। ओके, और स्पर्म एक उसी के जैसा एक और कंपाउंड रिलीज करता है जिसको हम बोलते हैं एंटी फर्टिलाइजन। मतलब ये सिग्नलिंग प्रोसेस हो रहा है, एंटी फर्टिलाइजन, ये एक सिग्नलिंग प्रोसेस हो रहा है। एग ने फर्टिलाइजन रिलीज किया, स्पर्म ने एंटी फर्टिलाइजन रिलीज किया। ये केमिकल प्रोसेस है। अब जाके स्पर्म को पता, मतलब सिग्नल्स मिल रहे हैं स्पर्म को, अब जाके स्पर्म को पता चलेगा, अच्छा मुझे इस डायरेक्शन में जाना है और इस एग से फर्टिलाइज करना है। तो अगर हम आंसर देखेंगे तो फर्टिलाइजन कौन प्रोड्यूस कर रहा है? फर्टिलाइजन प्रोड्यूस कर रहा है मैच्योर एग्स, मैच्योर एग रिलीज कर रहा है। एंटी फर्टिलाइजन कौन रिलीज करेगा? स्पर्म रिलीज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ह्यूमन बीइंग्स द एग्स आर मीसोलेसिथल, एलेसिथल, माइक्रोलेसिथल एंड मैक्रोलेसिथल। अगर हम इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें तो जो एग होता है उसमें अलग अलग योक का परसेंटेज पाया जाता है। अगर हम ह्यूमंस के बारे में बात करें तो हम ह्यूमंस में जो योक का परसेंटेज है, देखो ह्यूमंस में जो डेवलपमेंट है, फीटस का जो डेवलपमेंट है, ये मदर के बॉडी के अंदर हो रहा है ना, मदर के बॉडी के अंदर हो रहा है। और अगर मदर के बॉडी के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है तो जो डेवलपिंग फीटस है उसको मदर की बॉडी न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सकती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सकती है। लेकिन सारे ऑर्गेनिज्म के केस में ऐसा नहीं होता है कि जो डेवलपमेंट है वो मदर के बॉडी के अंदर हो। तो अगर डेवलपमेंट मदर के बॉडी से एकदम अटैच होके नहीं हो रहा है तो एग को ग्रो करने के लिए कुछ फैट का अमाउंट चाहिए होता है जो उसको एनर्जी बना के दे सके। इसीलिए कुछ कुछ एग में योग ज्यादा प्रेजेंट होता है और कुछ कुछ एग में योग कम प्रेजेंट होता है। तो डिपेंडिंग अपॉन एग में कितना कितना योग प्रेजेंट है, हमने एग को योग परसेंटेज के ऊपर क्लासिफाई किया है मीसोलेसिथल, एलेसिथल, माइक्रोलेसिथल एंड मैक्रोलेसिथल। आपको नाम बता रहा होगा, मैक्रोलेसिथल, मैक्रो मतलब ज्यादा होता है, माइक्रो कम होता है, मीसो इंटरमीडिएट होता है, एलेसिथल का मतलब है ऑलमोस्ट निल, ऑलमोस्ट निल योग। तो जो ह्यूमन है इसके अंदर योग की उतनी जरूरत पड़ती नहीं है क्योंकि मदर के बॉडी के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है। तो जो हमारे एग्स होते हैं ये होते हैं एलेसिथल एग, जहां पे योग का जो परसेंटेज है दैट इज considered as to be nil or 0%. So answer is going to be एलेसिथल एग्स होते हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, in an egg the type of cleavage is determined by, जो क्लीवेज है, क्लीवेज का जो प्रोसेस है, ये एग था, फिर ये ऐसा क्लीवेज हो गया, फिर और क्लीवेज हो गया, एग और डिवाइड हो गया। तो ये जो क्लीवेज है, ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है, ये जो क्लीवेज है इसका टाइप कौन डिटरमाइन करता है? एग में ऐसा क्या प्रेजेंट है? अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द योग,
B, the number of egg membrane. Option C, the shape and size of the sperm. And option D, the size and the location of the nucleus. आंसर जो सही हो जाएगा that will be the amount of the डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द योग. एग में कितना योग प्रेजेंट है, कहाँ पे योग प्रेजेंट है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो डिविजन होगा वो किस तरीके का डिविजन होगा. ओके, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, व्हाट इज ट्रू अबाउट क्लीवेज इन द फर्टिलाइज्ड एग इन द ह्यूमंस. जो एग फर्टिलाइज हो चुका है इसका मतलब क्या है, एग किसके कांटेक्ट में आ चुका है, स्पर्म के कांटेक्ट में आ चुका है. एग स्पर्म के कांटेक्ट में आ चुका है तो इसको हम बोलेंगे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो चुका है. ओके, सो व्हाट इज ट्रू अबाउट क्लीवेज इन द फर्टिलाइज्ड एग इन द ह्यूमन. ऑप्शन ए इज इट स्टार्ट्स व्हाइल द एग इज इन द fallopian ट्यूब. इट स्टार्ट्स व्हेन द एग रीचेस द यूट्रस. इट इज मीरोब्लास्टिक. इट इज आइडेंटिकल टू द नॉर्मल माइटोसिस. तो फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है कहां पे हो जाएगा, ये हो जाएगा जब एग fallopian ट्यूब में प्रेजेंट है. एग कहां पे प्रेजेंट है, fallopian ट्यूब में प्रेजेंट है. ये मैंने यूट्रस ड्रॉ कर दिया. ओके, ये यूट्रस हो गया, ये यूट्रस हो गया. तो यूट्रस का ये जो पार्ट है ये पार्ट हो गया fallopian ट्यूब. fallopian ट्यूब, fallopian ट्यूब, आई मीन I've not drawn the structure very nicely. यहां से निकल जाएगी, यहाँ पे ओवरी हो जाएगी. यहां से कौन निकला था, यहाँ से एग निकला था, यहाँ से एग निकला था, स्पर्म आ गया, फर्टिलाइजेशन हो गया. तो ये जो प्रोसेस होता है ये fallopian ट्यूब के एक स्पेसिफिक पार्ट में ये प्रोसेस होता है. सो आंसर जो है वो है इट स्टार्ट्स व्हेन द एग इज इन द fallopian ट्यूब. तभी फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्मिनेशन ऑफ गैस्ट्रुलेशन. अभी मैंने आपको बताया था कि जो गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस है, जो गैस्ट्रुला मैंने अभी बनाया था ना, आर्केंटेरॉन, ब्लास्टोसील कैविटी, आई मीन नॉट ब्लास्टोसील कैविटी, आर्केंटेरॉन, ब्लास्टोसील. यहाँ पे जो एंट्री थी पॉइंट, एंट्री पॉइंट, इसको हम बोलेंगे ब्लास्टोसील. ब्लास्टोसील. यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा आर्केंटेरॉन. आर्केंटेरॉन. ये जो मैंने बनाया है स्ट्रक्चर, ये मैंने बनाया गैस्ट्रूला का स्ट्रक्चर. किसका स्ट्रक्चर है, गैस्ट्रूला का स्ट्रक्चर है. ओके, तो हम कब बोलेंगे कि जो गैस्ट्रुलेशन है ये टर्मिनेट हो चुका है, ये खत्म हो चुका है, जब ये ब्लास्टोसील कैविटी एकदम डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ब्लास्टोसील कैविटी नहीं प्रेजेंट होगी, तब हम बोलेंगे गैस्ट्रुलेशन टर्मिनेट हो चुका है. आंसर हो जाएगा हमारा ऑब्लिटरेशन. ऑब्लिटरेशन मतलब कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ द ब्लास्टोसील जब हो जाएगा तब हम बोलेंगे गैस्ट्रुलेशन क्या हो गया है, कंप्लीट हो चुका है. Okay, next question. In telolacethal egg, the yolk is found all over the egg on one end, on one side, both the sides or center. Okay, सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो ये जो टीलो वर्ड है इसका मतलब होता है एट द कॉर्नर. एट द कॉर्नर, ठीक है, कॉर्नर वर्ड से ही क्या है, ये टीलो वर्ड आया है. आपने टीलोमर्स, अगर मैं आपको याद है तो टीलोमर्स क्या होते हैं, टीलोमर्स आर दी ends of the chromosome. तो टीलोमर आर टीलोमर्स आर द ends of the chromosome. ओके, तो टीलो का मतलब क्या होता है, एट द कॉर्नर. तो कॉर्नर का मतलब क्या है, एक साइड पे प्रेजेंट होना. ऑन वन साइड इफ समथिंग इज प्रेजेंट दैट इज कॉल्ड एज टीलो. तो टीलोलेसिथल का मतलब है एक साइड पे जब योग पाया जाएगा तो उसको हम बोलेंगे टीलोलेसिथल एग, ऑन वन साइड ऑफ द एग. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्रोसोम रिएक्शन इन द स्पर्म इज ट्रिगर्ड बाय. जैसे कि ये स्पर्म है, स्पर्म के सामने एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं एक्रोसोम. एक्रोसोम का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है एग को फर्टिलाइजेशन में मदद करने के लिए. इस एक्रोसोम के अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं, कुछ एंजाइम्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं स्पर्म लाइसेंस, जिसको हम बोलते हैं स्पर्म लाइसेंस. ओके, तो ये मतलब ये जो एंजाइम है ना, इनको बाहर लेके आना पड़ता है. मतलब ये एक्रोसोम फट जाएगा, कब फटेगा, जब एग को स्पर्म कांटेक्ट में आ जाएगा. ये हो गया ओवम, ये ओवम हो गया.
ओवम के कांटेक्ट में जब स्पर्म आता है, जैसे कि यहाँ पे जोना पेल्यूसिडा हो गई, ये ओवम हो गया, ये हमारी जोना पेल्यूसिडा लेयर हो गई, जोना पेल्यूसिडा लेयर हो गई। ओके, तो स्पर्म का ये जो एक्रोसोम है ये ब्लास्ट हो जाता है, फट जाता है, और इसमें एंजाइम्स निकल के बाहर आ जाते हैं, एक्रोसोम से एंजाइम बाहर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये जो एक्रोसोम की रिएक्शन है ये कब ट्रिगर होती है? ऑप्शन ए कैपेसिटेशन के टाइम पे, ऑप्शन बी मूव अहेड, ऑप्शन ए कैपेसिटेशन के टाइम पे, ऑप्शन बी रिलीज ऑफ द लाइसिन, ऑप्शन सी इनफ्लक्स ऑफ सोडियम, एंड ऑप्शन डी रिलीज ऑफ फर्टिलाइजन। तो ये जो प्रोसेस हमको करवाना है, जब एक्रोसोम को हमको ट्रिगर करा के उसमें से एंजाइम्स निकालने हैं, हमने एंजाइम्स निकालने हैं, तो उस टाइम पे मतलब यहाँ से यहाँ पे जाने तक के लिए हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए इनफ्लक्स ऑफ द सोडियम। जैसे ही सोडियम का इनफ्लक्स होगा, एक्रोसोम की रिएक्शन ट्रिगर हो जाएगी और स्पर्म लाइसेंस का रिलीज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मीरोब्लास्टिक क्लीवेज इज द क्लीवेज विच इज मीरोब्लास्टिक। अगर हम कोई एग को देखें, अब इस एग में ना बस ऊपर ऊपर ही डिवीजन हो रहा है, नीचे डिवीजन ही नहीं हो रहा है, यहाँ पे ऊपर ही डिवीजन होते चला जा रहा है, नीचे के पार्ट में कोई डिवीजन ही नहीं है। तो इस डिवीजन का नाम इसको हम देंगे मीरोब्लास्टिक, मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। ऊपर डिवीजन हो रहा है, नीचे डिवीजन हो ही नहीं रहा है, तो इसको हम बोलेंगे मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। ओके, तो ये जो मीरोब्लास्टिक क्लीवेज है ये क्या है? ये अब पूरे इसमें नहीं हो रहा है, ये पार्शियली क्लीवेज हो रहा है, पार्शियल क्लीवेज हो रहा है, मतलब एक ही साइड पे क्लीवेज हो रहा है, दूसरे साइड पे तो क्लीवेज हो ही नहीं रहा है। तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा? द आंसर इज गोइंग टू बी व्हाट? द आंसर विल बी पार्शियल और पैराइटल क्लीवेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्लास्टोपोर इज व्हाट इज ब्लास्टोपोर? अभी हम बहुत बार ब्लास्टोपोर के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं, तो अगर हम देखेंगे तो ये आर्केंटेरॉन है, ये ब्लास्टुलेशन मतलब ये हम गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस पढ़ रहे हैं, यहाँ पे आर्केंटेरॉन होता है, यहाँ पे जो ओपनिंग है इसको हम ब्लास्टोपोर बोलते हैं। ये जो स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया है, मैंने गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस बताया है, गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस बताया है। ओके, तो ब्लास्टोपोर इज व्हाट? इट इज द ओपनिंग ऑफ ओपनिंग ऑफ गैस्ट्रोसील कैविटी। ओके, आंसर इज गोइंग टू बी ओपनिंग ऑफ गैस्ट्रोसील कैविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग क्लीवेज व्हाट इज ट्रू अबाउट द सेल्स? जब क्लीवेज होता है, ये हो गया, यहाँ पे क्लीवेज होना स्टार्ट हो गया। ओके, और क्लीवेज होगा, ये सब क्या हो रहा है? ये सब यहाँ पे डिवीजन हो रहा है और क्लीवेज का प्रोसेस होता चला जा रहा है। ओके, ड्यूरिंग क्लीवेज व्हाट इज ट्रू अबाउट द सेल्स? तो क्लीवेज के बारे में, क्लीवेज जब होता है उसमें सेल्स के बारे में क्या स्टेटमेंट सही है? न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो रिमेन्स अनचेंज्ड, मतलब न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का जो रेशियो है ये अनचेंज्ड रहता है, ये गलत है। साइज डज नॉट इंक्रीज, okay, there is less consumption of oxygen, no, there is more consumption of oxygen। इतना सारा प्रोसेस हो रहा है, इतना डिविजन हो रहा है, इतना एनर्जी यहाँ पे लगेगी ना, एनर्जी यहाँ पे चाहिए रहेगी, तो एनर्जी बनाने के लिए एटीपी की तो जरूरत पड़ने वाली है हमको। एटीपी मतलब एनर्जी, एटीपी बनाने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ेगी? ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, एरोबिक रेस्पिरेशन। द डिविजन इज ऑल्सो कॉल्ड एज The division also not called as meiosis। यहाँ पे meiosis थोड़ी ना हो रहा है, यहाँ पे तो process of mitosis हो रहा है, जहाँ पे हमको सारे cells में 12 number of chromosome को maintain करना है। तो अगर हम देखेंगे तो size does not increase, yes, size बढ़ कहाँ रही है? उल्टा size छोटी होती जा रही है। cell size क्या हो रही है? decrease हो रही है ना। cell size does not increase, yes, it is not increasing, it is decreasing, the size is decreasing। okay, तो ऑप्शन बी विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेशली रिलीज्ड ह्यूमन एग कौन रिलीज करेगा? एग रिलीज करेगी फीमेल पेरेंट, फीमेल पेरेंट एग रिलीज करेगी। मेल पेरेंट, ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मेल पेरेंट
स्पर्म रिलीज करेगा। स्पर्म एक्स और वाई होता है और जो एग होता है वो सिंपली एक्स होता है। तो जब फ्रेशली रिलीज्ड ह्यूमन एग है उसमें क्या होगा, 1 वाई क्रोमोसोम, 1 एक्स क्रोमोसोम, 2 एक्स क्रोमोसोम, 1 एक्स एंड वाई क्रोमोसोम। तो अगर हम देखेंगे तो जो एग है, अच्छा क्वेश्चन है ये, जब हम देखेंगे तो ये जो एग है इसमें कितने क्रोमोसोम्स है, 23 क्रोमोसोम्स है, जिसमें जो 23rd क्रोमोसोम है इसमें 46 क्रोमोसोम नहीं है ना, हैप्लॉइड होते हैं। ये स्ट्रक्चर्स हैं जो जर्म सेल्स हैं, मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, गैमीट्स बोल देते हैं। ये जो गैमीट्स हैं हमारे ओवम एंड स्पर्म, इसमें तो 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स हैं। तो जो 23rd क्रोमोसोम है एग के अंदर वो सिर्फ एक सिंगल एक्स रहेगा, डबल नहीं रहेगा, क्योंकि ये स्ट्रक्चर हैप्लॉइड है, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर नहीं है। आंसर हो जाएगा 1 एक्स क्रोमोसोम ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, मतलब 33 क्वेश्चन कर रहे हैं क्या हम लोग। Okay, anyways, let us look at the next question. Sperm and the egg nuclei fuse due to sperm का न्यूक्लियस और एग का न्यूक्लियस, स्पर्म का न्यूक्लियस और एग का न्यूक्लियस फ्यूज होने के लिए, ये न्यूक्लियस है यहाँ पे, ये फ्यूज होने के लिए क्या चाहिए हमको, बेस पेयरिंग ऑफ द डीएनए एंड आरएनए, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, म्यूचुअल अट्रैक्शन ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक चार्ज, अट्रैक्शन ऑफ देयर प्रोटोप्लास्ट। क्या हो रहा है यहाँ पे, स्पर्म एंड एग के फ्यूजन के लिए, स्पर्म एंड एग के फ्यूजन के लिए क्या अट्रैक्शन होना चाहिए, प्रोटोप्लास्ट का अट्रैक्शन होना चाहिए। किसका अट्रैक्शन होना चाहिए, प्रोटोप्लास्ट का। मतलब ये जो यहाँ पे अंदर मीडियम प्रेजेंट है, ये जो अंदर मीडियम प्रेजेंट है, ये जब अट्रैक्ट होगा तभी तो न्यूक्लियस अट्रैक्ट होगा ना। और ये जो पार्ट है जब ये अट्रैक्ट हो रहा है इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लास्ट अट्रैक्ट होगा तभी तो न्यूक्लियस फ्यूज करेगा, क्योंकि न्यूक्लियस कहाँ पे, प्रोटोप्लास्ट के अंदर पाया जा रहा है। ओके, इट वाज अ सिंपल क्वेश्चन, आंसर इज ऑप्शन डी। Next question, cells become viable in morphology and function in different region of the embryo. This process is called as, option A differentiation, option B metamorphosis, option C organization, option D rearrangement. क्या हो जाएगा आंसर, cells become viable, सेल्स बिकम वाइबल मतलब क्या है, सेल्स अभी काम करने लग रहे हैं, इनकी मॉर्फोलॉजी चेंज हो गई है, द वे द सेल्स आर अपीयरिंग इज चेंजिंग, द वे द सेल्स आर गोइंग टू फंक्शन इज चेंजिंग। तो मतलब अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले क्या पकड़ा हमने, इनको हमने ले लिया है कि ये सेल्स हैं। ये सेल्स अब अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड हो जाएंगे, कुछ सेल्स का स्ट्रक्चर बदल जाएगा, कुछ सेल्स का यहाँ पे स्ट्रक्चर बदल गया है। देखो जो फंक्शन होता है ना ये स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है, जो फंक्शन होता है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, फंक्शन डिपेंड करता है स्ट्रक्चर के ऊपर। ओके, तो पहले जो सारे सेल्स थे ये सेम शेप एंड साइज में हमको दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब सेल्स क्या होंगे, डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासिफाई कर दिए जाएंगे, इनका स्ट्रक्चर बदल जाएगा, इनका स्ट्रक्चर बदलने से इनका फंक्शन बदल जाएगा, फंक्शन बदल जाएगा, स्ट्रक्चर बदल जाएगा, तो हम बोलेंगे इसकी ये जो प्रोसेस हुआ है ये प्रोसेस हुआ है डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का प्रोसेस हुआ है। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अब सेल्स क्या हो गए, स्पेशलाइज्ड हो गए हैं। अब कुछ सेल्स सिर्फ ब्रेन में पाए जाएंगे, ब्रेन सेल्स न्यूरॉन हो जाएंगे, कुछ सेल्स अभी सिर्फ हार्ट में पाए जाएंगे, सिर्फ वो हार्ट का फंक्शन परफॉर्म करेंगे, ब्रेन वाले सेल्स ब्रेन वाला फंक्शन परफॉर्म करेंगे। तो इस प्रोसेस को हम डिफरेंशिएशन का प्रोसेस बोलते हैं। नेक्स्ट हमको मैच करना है 85 क्वेश्चन, लुक एट द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है, नीट 2020 का सवाल है। कॉलम ए में, कॉलम 1 में जो ऑप्शंस गिवन है दैट इज प्लेसेंटा, जोना पेल्यूसिडा, बल्बोयूरेथ्रल एंड लेडिक सेल। कॉलम 2 में गिवन है एंड्रोजन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, लेयर ऑफ ओवम एंड लुब्रिकेशन ऑफ द पेनिस। आंसर सही कौन सा हो जाएगा, आंसर जो हमारा सही है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ए का 2 है। जो प्लेसेंटा है ये एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन।
प्लेसेंटा एक टेम्परेरीली एक एंडोक्राइन सिस्टम के जैसा काम करेगा जो बहुत सारे हार्मोन सिक्रीट करेगा। ये आपको सारा डेटा एनसीईआरटी में मिल जाएगा या मेरी पीपीटीज में मिल जाएगा। ऑप्शन बी क्या है, जोना पेल्यूसिडा। जो जोना पेल्यूसिडा है ये एक ओवम की लेयर है ना, ये ओवम है और ओवम के साइड की जो लेयर है इसको हम जोना पेल्यूसिडा बोलते हैं और अंदर ओवम पाया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन सी इज बल्बोयूरिथ्रल, जो पेनिस के ल्यूब्रिकेशन में मदद करता है। जब कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म किया जा रहा है तो फ्रिक्शन ना हो, तो लुब्रिकेशन के लिए एक ग्लैंड लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, दैट इज बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉपर्स ग्लैंड। कॉपर्स ग्लैंड, मेल्स में 3 अलग टाइप के ग्लैंड्स पाए जाते हैं, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्ट्रेट, कॉपर्स ग्लैंड। कॉपर्स को हम बल्बोयूरिथ्रल भी बोलते हैं। ये पेनिस के लुब्रिकेशन में मदद करता है और हमने बहुत बार देखा है कि लेडिक सेल एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन का सिंथेसिस कराता है। तो रीसेंट क्वेश्चंस आप देख सकते हैं किस तरीके के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्मोन, हाँ देखिए आ गया क्वेश्चन प्लेसेंटा, आपको ये लर्न करना पड़ेगा। जो प्लेसेंटा है ये कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करता है, और नीट 2018 का सवाल है। यू कैन सी एंड यू कैन आंसर, यू कैन पॉज द वीडियो। तो अगर मैं आंसर बताऊं तो आंसर यहाँ पे है HCG, HPL, प्रोजेस्टेरोन एंड ईस्ट्रोजन। ये जो है ये प्रेगनेंसी, प्लेसेंटा प्रेगनेंसी के टाइम पे कौन कौन से हार्मोन रिलीज कर रहा है। यहाँ पे ऑप्शन ए क्यों नहीं हुआ, प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन लैक्टेशन के टाइम पे, मिल्क प्रोडक्शन के टाइम पे काम आएगा। ऑक्सीटोसिन एंड रिलैक्सिन बर्थ, चाइल्ड बर्थ के टाइम पे काम आएगा। ओके, और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स प्लेसेंटा रिलीज नहीं करेगा। करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, HPL, प्रोजेस्टेरोन एंड ईस्ट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एमनियन ऑफ द मैलियन एम्ब्रियो इज डिराइव्ड फ्रॉम। क्या होता है ना कि जो बेबी है, जो फीटस है, ये जो बेबी है ये किस में है, ये एक स्ट्रक्चर में पाया जाता है। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे एमनियोटिक फ्लूइड। फ्लूइड में होता है ना ये एमनियोटिक फ्लूइड। ओके, और ये जो बाहर का ये स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोलेंगे, एमनियन। एमनियोटिक फ्लूइड एंड एमनियन में ये बच्चा होता है। तो जब ये डिलीवरी होगी तो हम बोलेंगे वाटर ब्रोक। तो ये जो वाटर है एमनियोटिक फ्लूइड ये क्या हो जाएगा, ये ड्रिप होने लगेगा। तो ये जो एमनियन है ये कौन बनाता है, तो अगर हम देखेंगे गैस्ट्रुलेशन के टाइम पे इनिशियली 2 लेयर्स बन जाती है, एक तो एक्टोडर्म होती है, एक तो एंडोडर्म होती है। थोड़ी देर के बाद मीसोडर्म भी आ जाती है। तो ये जो तीनों लेयर्स है ना ये मिलके अलग अलग ऑर्गन्स बनाते हैं। एक्टोडर्म से कुछ ऑर्गन्स बनेंगे, एंडोडर्म से कुछ ऑर्गन्स बनेंगे, मीसोडर्म से कुछ ऑर्गन्स बनेंगे। ओके, तो हमारा जो ये एमनियन है ये कौन से स्ट्रक्चर से बनता है, दैट इज द सवाल, दैट इज द क्वेश्चन। तो इसको बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, ये एमनियन बनता है एक्टोडर्म एंड मीसोडर्म के लेयर से। ये एक्टोडर्म एंड मीसोडर्म आगे जाके क्या बनाएंगे, एमनियन बनाएंगे, जहां पे ये जो फीटस है ये अंदर की तरफ प्रोटेक्टेड पाया जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन लेट अस सी, मैच करना है कॉलम 1 एंड कॉलम 2 को। कॉलम 1 में 3 ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए मॉन्स प्यूबिस, ऑप्शन बी एंट्रम, ऑप्शन सी ट्रोफोएक्टोडर्म। कॉलम 2 में है एम्ब्रियो फॉर्मेशन, स्पर्म, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया एंड ऑप्शन डी इज ग्राफियन फॉलिकल। नीट 2016 का सवाल है। तो अगर हम आंसर देखेंगे, यू कैन पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू आंसर। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मॉन्स प्यूबिस फीमेल का एक्सटर्नल जेनिटेलिया का पार्ट होता है। मॉन्स प्यूबिस इज द एरिया जहां पे फैटी डिपोजिशन देखा जाएगा, फैटी डिपोजिशन देखा जाएगा, और इसी के ऊपर हेयर ग्रोथ भी होती है, इसके ऊपर ही हेयर ग्रोथ भी होती है। ओके, फिर आपको यहाँ पे नीचे फिर लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा,
क्लिटोरस, वजाइना, बार्थोलिन ग्लैंड्स, फिर नीचे जाएंगे तो एनस। तो ये जो हम बात कर रहे हैं तो मॉन्स प्यूबिस, ये जो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया जिसके ऊपर हेयरी ग्रोथ होती है, फैटी डिपोजिशन होता है, इसको हम बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस तो किसका पार्ट है, यहाँ पे वजाइना है। तो ये सब मैंने क्या ड्रॉ किया है, ये सब मैंने ड्रॉ किया है फीमेल का एक्सटर्नल जेनिटेलिया मैंने ड्रॉ किया है। ओके, तो मॉन्स प्यूबिस इज अ पार्ट ऑफ फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। बी क्या है, एंट्रम किसे पाया जाता है, ग्राफियन फॉलिकल में एंट्रम पाया जाता है। जैसे कि ये हो गया सेकेंडरी oocyte, इसमें एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी बन जाती है ग्राफियन फॉलिकल के अंदर। ये ग्राफियन फॉलिकल है, जीएफ ग्राफियन फॉलिकल है यहाँ पे, और यहाँ पे जो कैविटी है इसको हम बोलते हैं एंट्रम। ये क्या हो गया, ये हो गया सेकेंडरी oocyte। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा, हाँ ओके, अभी आंसर हुआ नहीं है। ऑप्शन सी इज ट्रोफेक्टोडर्म, इट इज अ पार्ट ऑफ एम्ब्रियो फॉर्मेशन। एंड देन नेबरकर्न होता है स्पर्म के अंदर पाया जाता है, नेबरकर्न। जैसे कि ये स्पर्म हो गया, इसका पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा। स्पर्म का हेड, नेक, मिडल पीस एंड टेल। हेड नेक मिडल पीस एंड टेल। जो स्पर्म होता है इसके मिडल पीस में पाया जाएगा स्पाइरली अरेंज्ड ऑर्गेनल, और ये ऑर्गेनल होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कैसे अरेंज्ड है, स्पाइरली अरेंज्ड है। तो ये जो स्पाइरली अरेंज्ड माइटोकॉन्ड्रिया क्यों यहाँ पे पाया जा रहा है, क्योंकि स्पर्म को क्या करना है, मूवमेंट, स्पर्म को चलना है, आगे स्विम करना है, तो एनर्जी की जरूरत पड़ने वाली है, एनर्जी चाहिए रही। तो एनर्जी पावर हाउस कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया है। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये जो स्पाइरली अरेंज स्ट्रक्चर है, इसी को हम बोलते हैं नेबरकर्न। ओके, सो वी मूव अहेड। Several hormones like HCG, HPL, estrogen, progesterone, अभी हम पीछे देख के आए, नीट 2016 का सवाल है, अभी पीछे देख के आए, अभी तो आप आंसर कर ही सकते हैं, इसको मुश्किल नहीं है। आंसर है प्लासेंटा बना रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का क्या मायने होता है, व्हाट डू यू मीन बाय एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो इसको हम समझ लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये हो गया, ये हो जाता है यूट्रस हो गया, यहाँ से ओवरी हो गई, एग रिलीज हुआ, यहाँ पे एग आया, स्पर्म यहीं पे आ गया, स्पर्म ट्रैवल करते करते यहीं पे आ गया, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया, यहीं पे होता है ना फर्टिलाइजेशन, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन होने के बाद में हमने देखा कि जो ये स्ट्रक्चर बना था ये यहीं पे इम्प्लांट हो गया, ये यहीं पे क्या हो गया, इसने अपना बसेरा यहीं पे जमा लिया, यहीं पे इम्प्लांट हो रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि यहीं पे मैं डेवलप होऊंगा, डेवलपमेंट यहीं पे वो दिखाना स्टार्ट हो रहा है। मतलब फर्टिलाइजेशन होने के बाद में अगर हम देखेंगे तो इम्प्लांटेशन कहाँ पे होता है, एंडोमेट्रियम। इम्प्लांटेशन कहाँ पे होता है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग पे होता है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग पे होता है। ओके, यहाँ पे जाके इम्प्लांटेशन, मतलब आई डोंट हैव द स्पेस, यहाँ पे जाके इम्प्लांटेशन होना चाहिए। तो जो प्रेगनेंसी है ना वो फेलोपियन ट्यूब के अंदर ही जब हो जाती है, फेलोपियन ट्यूब के अंदर ही डेवलपमेंटल स्टेज स्टार्ट हो गया है, यहीं पे प्रेगनेंसी हो गई है, यूट्रस में नहीं हो रही है। तो जो प्रेगनेंसी यूट्रस के बाहर होती है, यहीं पे होना स्टार्ट हो जाती है फेलोपियन ट्यूब में, उसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी के नाम से जानते हैं। तो इसमें हम देखेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो एट साइट अदर देन द यूट्रस। यहाँ पे क्या साइट थी, यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब हमारी
साइट थी. ओके, सो एज द वीडियो इज गेटिंग लेंदी, आई विल स्टॉप द वीडियो एंड द नेक्स्ट 10-15 क्वेश्चन वी विल डिस्कस इट इन दी अदर वीडियो. आई होप आपने एनालाइज किया है कि आपकी नीट की प्रिपरेशन किस तरीके से चल रही है और आपको कितना आ रहा है आंसर करने के लिए. ओके, so I hope you've liked the video. You can subscribe to the channel if you are liking the content. So everybody take care. Bye bye. We'll see you in the next video.